राम राम। श्री नारायण एस्ट्रो धाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूं और जो कि है मेष राशि वालों के ऊपर, यानी कि मेष राशि वालों का मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है और क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, आज हम इस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों का सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। भाई जो भी थोड़ा सा देखिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूं जिससे आप रिलेट कर पाए, नहीं तो ऐसे तो सीधे सीधे मैं बताना शुरू कर दूं कि भाई ये होगा वो होगा, इससे आप समझ नहीं पाएंगे। आप जब मैं चीजों को बताऊंगा तो आप रिलेट करेंगे, इसलिए मुझे ग्रहों की स्थिति बताना बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि मैं इस वीडियो से सीख रहा हूं, तो कृपया हमें डिटेल्ड बताया करिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि डिटेल्ड बताऊं, जिससे कि जो लोग सीख रहे हैं उनको भी मदद मिले कि कैसे कैसे क्या क्या मैं बताया। अगर मैं कुछ चीज बताई तो वो कैसे बताई, वो भी वो सीख सके। चलिए तो देखिए, आपके लग्न यानी कि मेष राशि में सूर्य महाराज विराजमान हैं और शुक्र देव विराजमान हैं। गोचर करते हुए सूर्य महाराज आए हैं और वहां रहेंगे 14 तारीख तक, यानी 14 को शिफ्ट कर जाएंगे अगले अपने उसमें वृष राशि में। तो टॉरस में चले जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे, 14 तारीख तक रहेंगे। तो 14 तक अलग फल देंगे और 14 के बाद अलग फल देंगे, यानी वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां युति उनकी देवगुरु बृहस्पति से होगी। तो देखिए चलिए, पहले हाउस में यानी मेष राशि में शुक्र महाराज और सूर्य देव विराजमान रहेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 मई को ही आए हैं वहां पर विराजमान हैं। अब आपके छठे भाव यानी कि कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है और आपके एकादश भाव यानी कि कुंभ राशि में शनि महाराज जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है वहां पर विराजमान है। वो भी 2.5 साल रहते हैं वहां पर, तो अभी से तो 1.25 साल से करीब वहां पर विराजमान हैं, तो ये तो लंबा रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, अभी वहीं पर रहेंगे। और आपके सबसे अच्छी बात कि लाभ भाव कहा जाता है एकादश भाव को, और लाभ भाव के स्वामी लाभ में ही बैठे, यानी कि लाभेश लाभ में ही बैठ के आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। हाँ ठीक, आगे मैं बताऊंगा अभी कैसे। चलिए, अब आपके द्वादश भाव में देखिए, द्वादश भाव जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो द्वादश भाव में आपके राहु विराजमान है, तो राहु महाराज विराजमान हैं, उनके साथ में बुध महाराज हैं और मंगल देव भी वहीं पर विराजमान हैं। ये गोचर करते हुए अभी इनका मूवमेंट भी होगा, ग्रह अपने भाव से निकल कर आगे भी जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं उसका फल आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य देखते हैं आपके फर्स्ट हाउस से, यानी कि जो आपका लग्न है वो आप स्वयं है, सेल्फ का। तो आप के स्वामी यानी कि मेष राशि के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी कहां चले गए हैं? अपने से द्वादश चले गए हैं, यानी कि 12वें भाव में बैठे। 1 नंबर, 1 से अगर आप काउंट करेंगे तो 12वां भाव 12 नंबर आएगा, यानी कि 12वां भाव आ जाएगा। तो 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान है, सबसे लास्ट में, एंड की राशि। तो भाई जब कोई भी ग्रह अपने से 12वां जाता है ना, तो वो थोड़ा सा सही फल नहीं देगा, शुभ फल नहीं दे पाता है। क्या है उसका रीजन क्या है? जैसे आपके शरीर है, तो आपके शरीर का के स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ गए हैं तो कुछ ना कुछ बीमारियां, क्योंकि द्वादश भाव बीमारी का होता है, अस्पताल का होता है, आपके जो है खर्चों का होता है, एक्सपेंडिचर्स, आप क्या खर्चा करेंगे, क्या खर्च होगा, इस पर विचार किया जाता है। तो इससे ये होगा कि आपके अब जो लग्न है, यानी कि लग्न के जो मालिक हैं लग्नेश मंगल द्वादश भाव में जाना आपको कहीं न कहीं बीमारी की तरफ संकेत देते हैं कि पुरानी बीमारी कोई आ जाना, क्योंकि राहु महाराज वहां पहले से विराजमान है। राहु महाराज बीमारी के घर में, राहु जहां भी होते वहां क्यों मैग्नीफाई कर देते हैं, वहां के फल को बढ़ा देते हैं, तो वो बीमारी के घर में बैठे हैं और वहां पे आपके लग्नेश भी विराजमान है। तो आज को आपको बीमारी से थोड़ा सा सावधानी रखनी है, हो सकता है कोई बीमारी, पुरानी बीमारी उभर के आ जाए, ये है। और वहां पर बुध महाराज विराजमान हैं, और वो बुध महाराज स्वामी कहाँ के हैं? आपके तीसरे घर के और छठे घर के। तो छठे घर के स्वामी 12वें में बैठे हैं,
तो ये तो एक विपरीत राजयोग बना दिए, क्योंकि 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में ही अगर कहीं बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो वो तो 12वें में बैठ के एक अच्छा सा योग बना रखे हैं, लेकिन फंसे हुए हैं वो दो क्रूर ग्रहों के बीच में, मंगल और राहु के बीच में फंसे हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फल वहां से नहीं दे पाएंगे। दूसरा, मंगल महाराज, मैं मंगल को तो बता ही दिया कि लग्नेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, वो भी विपरीत राजयोग बनाए बैठे हैं, क्योंकि अष्टम 8वें घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, तो वो भी विपरीत राजयोग बनाए। तो अब चीजें क्या, देखिए, अब शनि महाराज एकादश भाव से, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, और शनि महाराज वहां से दृष्टि संबंध बन रहा है किससे, सूर्य से, और अपने नीच राशि को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपको हृदय से संबंधित सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज और सूर्य महाराज में मित्रता नहीं है। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर, और वहां पर सूर्य महाराज विराजमान है और शुक्र महाराज विराजमान है। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, और हार्मोनल डिसऑर्डर रह सकता है। 12वां भाव नींद की है, तो थोड़ी सी स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जोड़ों में दर्द, हड्डियों से संबंधित पेन रह सकता है, दर्द हो सकता है। तो इस सब में आपको डायबिटीज जिनको होगी, जैसे बताया पुराना रोग उभर के आएगा, तो डायबिटीज से संबंधित भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। तो ये सब चीज़ें आप पहले से आपको पता होंगी, तो आप समय पर दवा लेंगे, समय पर सब कुछ करेंगे, चीज़ों को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें और आपको सावधानी रखने की जरूरत है, जो कि मैं बताया कि इस सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। हड्डी से संबंधित जॉइंट पेन हो गया, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, नींद से संबंधित हो गया, और तो या पेट से संबंधित खास करके, क्योंकि वहां से देख रहे हैं, तो पेट की समस्या भी आपको बहुत परेशान करेगी, खान पान की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए, ये तो हो गया आपके स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य से बहुत सावधान रहिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बहुत अलर्ट रहिए अपने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि लग्नेश द्वादश गए हैं, मेन रीजन ये समझ के चलिए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे भाव की। तो सेकंड भाव यानी धन भाव की अगर हम बात करें, तो धन कैसा रहेगा, तो भैया मेष राशि वालों, ये महीना जो है मई का, उसका मैं रीजन बताता हूं। अभी धन कमाने के लिए इससे अच्छा महीना आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों, उसका रीजन समझिए। देखिए, आपका धन भाव जो होता है वो होता है दूसरा भाव, सेकंड भाव, जहां से आपकी वाणी भी देखते हैं, आपका कुटुंब परिवार देखते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लग्न पर विराजमान है, और 19 मई को, हाँ 19 मई को वो आ जाएंगे अपने ही घर में, यानी कि दूसरे भाव में 19 मई को वो पहुंच जाएंगे। तो जब धनेश यानी धन भाव के स्वामी को हम धनेश कहते हैं, तो जब धनेश धन भाव में पहुंच जाएंगे, अब आप समझिए कि जब आप खुद कहीं आप बाहर हैं, किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं, तो उतना कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप अपने घर में आ जाएंगे, तो आप भाई अपना पूरा फल देंगे। भाई घर में तो आप पूरा, जैसे अपने घर में पहुंचेंगे, तो आप बाहर कहीं टूर से आते हैं, कहीं बाहर रह रहे थे, अब वहां जैसे घर में पहुंचे तो आपको कंफर्ट फील होगा ना। तो आप जब कंफर्ट फील होगा तो आप अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो वही है हमारे शुक्रदेव का, क्योंकि शुक्रदेव धन संपदा के कारक हैं, खुद वो सुख समृद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो वो अपने घर में जा रहे हैं, कहां, धन भाव में, और मेष राशि वालों में धनेश हैं। तो धनेश का धन भाव में जाना, अपने ही घर में जाना बहुत अच्छा है। तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। और दूसरा, आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कि सुख संपदा, धन संपत्ति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो भी आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में आपको धन की कहीं से कमी नहीं होगी। और दूसरा और कि लाभेश भी, जो कि धनेश के मित्र हैं, यानी कि धनेश कौन हुआ, शुक्र, और लाभेश कौन हुआ, शनि। तो शनि लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं और धनेश धन भाव में बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए कितना अच्छा संयोग बना हुआ है कि, और उनके मित्र भी हैं धनेश के। हाँ, ये अलग बात है कि लग्न के मित्र नहीं है, यानी लग्नेश के मित्र मंगल के नहीं है। तो जब वहां से तीसरी दृष्टि से देखेंगे ना, जिनके भी वहां पे ग्रह आएंगे, जैसे भी शुक्र पहुंच रहे हैं वहां, अभी हैं वहां, और सूर्य हैं, तो उनको प्रॉब्लम देंगे, मैंने बताया ना। तो लेकिन यह है कि धन से संबंधित प्रॉब्लम
नहीं देंगे, देरी देंगे। भाई शनि क्या करेंगे, थोड़ा सा विलंब कर देंगे, कोई भी चीजों में थोड़ी सी विलंब कर देंगे। लग्न धनेश को देख रहे हैं, धन देने में थोड़ा सा कहेंगे रुको, हाँ थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये समझिए, ये मैं कह सकता हूं धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और अगर इसी के साथ साथ हम खर्चे की भी बात कर लें, क्योंकि धन तो आया, लेकिन खर्चे पे ध्यान बात करें तो खर्चे पे आपको बहुत कंट्रोल करना है। क्योंकि आप अगर 100 रुपया कमा के लाए हैं तो कब आपका 95 रुपीज खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं खर्चे के भाव में, खर्चे को बहुत बढ़ाएंगे। लग्न स्वयं बैठे हुए हैं खर्चे के भाव में, आप खर्चे कहाँ करेंगे, आप दवाइयों पर, मेडिसिन पर, अपने हेल्थ पर भी खर्च बहुत करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, खर्चा आपका होगा। और घर के रेनोवेशन पर भी खर्च कर सकते हैं, तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, खर्चे पे कंट्रोल करना है, क्योंकि खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, और आपकी हाँ वाणी, भाई सेकंड भाव, अब खर्चे की बात हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब हम भाव वाइज आपको ही बताते हैं कि इस भाव से समझे, पहले भाव से आपको बता दिया। अब दूसरे सेकंड भाव की अगर हम बात करें, सेकंड भाव आपका धन हो गया, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, बता दिया। अब वो भाव आपके कुटुंब का है, परिवार का भी है। तो जैसे 14 मई को सूर्य महाराज गोचर करते हुए आपके सेकंड हाउस यानी कि वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो जैसे वृषभ राशि में पहुंचेंगे, वहां पर क्या है, वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आपके 5th हाउस के स्वामी, 5वां, यानी कि सूर्य आत्मा है, आपके बल हैं, आपका तेज है, आपका स्टेटस है। तो जैसे सूर्य आपके परिवार में जाएंगे, परिवार भाव में, कुटुंब भाव में जाएंगे, तो वहां पे धन भाव में जाएंगे, तो लक्ष्मी स्थान का धन भाव में जाना भी एक अच्छा योग बना रहा है, जो कि आपको धन की प्राप्ति कराएगा। तो सूर्य से संबंधित, सूर्य मतलब पिता के कारक हैं, सूर्य सरकार से संबंधित हैं। तो अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा कमाएंगे। ये भी मैं नौकरी में, यानी आपके बिजनेस और आपके कैरियर में ये कवर करूंगा। दूसरी बात कि यह तो अब सूर्य, अब आपको सावधानी क्या रखनी है यहाँ पर, एक तो मैं फर्स्ट हाउस के लिए सावधानी बताया स्वास्थ्य को लेके, सेकंड हाउस क्या कि थोड़ी सी अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। गुरु हैं, गुरु आपकी वाणी में बहुत स्थिरता लाएंगे, अच्छा करेंगे, बहुत मतलब समझ कर आप बोलेंगे। लेकिन जैसे सूर्य पहुंचेंगे वहां पर, तो सूर्य क्या है ना, गर्म ग्रह है, तो सूर्य थोड़ा सा आपकी आवाज में, आपके वाणी में गर्माहट ला देंगे, जिस वजह से घर में कलह हो सकती है। थोड़ा सा वाणी पर आप को नियंत्रण रखना है। क्यों? क्योंकि बुध भी जब पहुंचेंगे ना, अभी 10 मई को बुध आ जाएंगे आपके लग्न पर, और बुध को देखेगा कौन, बुध को देखेंगे शनि महाराज। तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी के कारक बुध महाराज, और आपका सेकंड हाउस जहां पर सूर्य विराजमान होंगे, तो थोड़ी गर्माहट, और बुध जैसे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है, नहीं तो परिवार में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ये गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, बहुत सुनहरा अवसर कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो पंचम भाव है, यानी पढ़ाई हम पंचम भाव से देखते हैं, 5वें भाव से। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव अभी उच्च कर होकर बैठे हुए हैं। तो सूर्यदेव उच्च के, भाई तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो बहुत अच्छा है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के आसार हैं। और दूसरा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे थे, जो देना चाह रहे हैं या जो दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में भी वो अच्छा भाग लेंगे कि मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि वहीं पर पड़ रही है। और आपके पंचमेश भी अभी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा टाइम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बस ध्यान क्या रखना है कि बुध जैसे शनि के 10 मई को जैसे ही बुध जो है शनि के उसमें आएंगे, दृष्टि में आएंगे, तो क्या होगा कि आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये ध्यान रखिए। ये बताने का एक मेन यही मतलब है कि अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी तो आप समझ जाएंगे, अरे मुझे कोई बहका तो नहीं रहा, या कुछ ऐसे स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो आप उसमें अलर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में।
तो वैवाहिक जीवन हम देखते हैं आपके 7th हाउस से, यानी कि 7वें घर से। तो 7वें घर के स्वामी शुक्रदेव महाराज, और शुक्रदेव महाराज लग्न पर विराजमान हैं। शुक्रदेव महाराज सुख के कारक हैं, फिजिकल इंटीमेसी को दिखाते हैं, यानी कि शुक्रदेव महाराज प्यार के, रोमांस के कारक हैं। तो आप जब शुक्रदेव महाराज अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव को, सप्तम को देख रहा है लग्न पर बैठ के, तो आपके वैवाहिक जीवन में प्यार, रोमांस लाएंगे। लेकिन ये नहीं भूलना है, साथ साथ वो तो ला रहे हैं, लेकिन शुक्र महाराज सूर्य महाराज जैसे वो लग्न पर बैठ के आपके सप्तम को वो भी देख रहे हैं। तो सूर्य देव क्या है, गर्म ग्रह बताया अभी, तो गर्म ग्रह हैं तो थोड़ा सा गर्माहट, और सूर्य कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं। तो जब वो सप्तम को देखेंगे ना, तो रिश्ते में थोड़ा सा गर्माहट लाएंगे। बातचीत में आपके लड़ाई आपके स्पाउस से होगी, लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन बस आपको ये करना है कि आप उसी पुरानी बातों पे लड़े जा रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ने का मौका है कि आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। और जो लोग देखिए, अब जो लोग जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, जो कि अपना डाइवोर्स की तरफ बढ़ चुके थे कि करना है क्या करना है, तो बुध द्वादश भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं। भाई 6th हाउस होता है कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों को दिखाता है, और बुध खुद लीगल एक्शन के कारक हैं कि जो भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं उसका, तो वो लोग कानूनी कार्रवाई यानी कि डाइवोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी एक अवसर उनको है कि अगर उनके बात पूरी बिगड़ चुकी है तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन चल रहा है, सही चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिए, लेट गो करिए, लड़ाई झगड़े को भूल जाइए, क्योंकि सूर्य हैं तो थोड़ी सी गर्माहट देंगे, लेकिन वो हट जाएंगे 14 तारीख को, तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं व्यापार की। अगर हम व्यापार की बात करें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी बात करूं तो अब देखिए, जो अभी मैंने बताया सेम वही कंडीशन की सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव महाराज लग्न पर बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, सुख संपदा के कारक अपने ही घर को देख रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा करेंगे वो। आपको वहां से सुख संपदा, आगे बढ़ने का और कुछ ना कुछ अवसर जरूर देंगे। और लाभेश, अब देखिए वहां से, यानी आपके सप्तम भाव से पंचम लाभ भाव होता है, तो लाभ भाव के स्वामी शनि खुद वहीं पर विराजमान है। लेकिन शनि है, ये भूलिए नहीं, क्योंकि शनि महाराज जहां हैं वहां आपके लाभ भाव में है, तो थोड़ी सी चीजों को डिले कराएंगे, लेट कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चीजें देरी से होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, बुध महाराज जब लग्न पे आ जाएंगे 10 मई को, तो थोड़ा सा आपको ये अलर्ट रखना है कि लिखा पढ़ी का अगर कोई काम है आपका, कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस है या कोई काम है, तो उसमें थोड़ी सी गलतियां होनी शुरू होंगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहां सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे बात करें कि आपके बिजनेस में, तो बिजनेस अगर आप विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे कुछ विदेश से संबंधित अगर कोई आपका है तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और विदेश के कारक राहु महाराज खुद 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव खुद विदेश का है, और बुध महाराज बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस वाले खुद भी वो भी 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो आपको बिजनेस में भी लाभ कराएंगे। बिजनेस में कहीं कोई घाटा नहीं है, कहीं कहीं कोई वो नहीं दिख रहा है। बस हाँ, चीज़ों में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी 10 मई के बाद, तो थोड़ा सा देरी हो सकती है। चलिए आगे बात करता हूँ आपके कैरियर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के सब लोग के। कैरियर कैसा होगा, उनकी नौकरी कैसी होगी। तो नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज, 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज, यानी कि 10वें भाव में आपकी मकर राशि आती है। तो मकर राशि के स्वामी शनि महाराज अपने से दूसरे, यानी कि कर्म भाव से दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है किसी भी भाव से, उस भाव से दूसरा घर उसका सस्टेनेंस होता है। तो यानी कि आपके लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं, आपके कर्मेश लाभ भाव में बैठे हैं, कर्म से लाभ। और दूसरी चीज, आपके लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम स्थान के स्वामी सूर्य देव कहाँ बैठे हैं, लग्न पर बैठे हैं। तो एक
बहुत अच्छा योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो यानी कि नौकरी में पदोन्नति का योग दिखा रहे हैं। जैसे अभी सूर्य महाराज 14 तारीख को गुरु से मिलन करेंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो गुरु और सूर्य मिलकर आपको कुछ नया काम दिला सकते हैं, कुछ नया काम आपको मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन अगर आपका पेंडिंग था तो वो भी होगा। और हाँ, अगर आपका इंक्रीमेंट होना था, यानी कि देखिए धन बढ़ा रहे हैं, लाभ भाव में लाभेश बैठे हुए हैं और धनेश धन भाव में बैठे हुए हैं, और सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, रिकग्निशन को देख रहे हैं, यानी कि दशम, तो और उसके बाद आपके गुरु महाराज आपके छठे भाव यानी कि नौकरी के यानी सर्विस के भाव को देख रहे हैं और आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट अगर होगा तो अच्छा होगा, सैलरी बढ़ेगी, अच्छा बढ़ेगी, यानी आपके कर्म क्षेत्र से आपको आपके पैसे बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये सब स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि ये महीना आपको पैसे के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, ठीक, नई जिम्मेदारी, नया काम, लेकिन आपको सावधान कहाँ रहना है। आप ओवर एक्साइटमेंट में ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ले लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए अभी आप काम तो मिलेगा आपको, आप ले भी लेंगे, लेकिन आप परेशान भी होंगे, करिए बहुत ही तो काम, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आगे वो आपको बहुत सहायता करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको उस चीज़ों में। तो आप अभी करिए, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है, योग है, प्रमोशन के योग बने हुए हैं और इंक्रीमेंट का योग बना हुआ है, यानी पैसे में वृद्धि। भाई प्रमोशन तभी होगा है जब पैसा बढ़ेगा, मतलब पैसा तभी बढ़ेगा जब प्रमोशन होगा। तो ये सब योग बने हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की। अगर हम उपाय की बात करें कि क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि ये मई का महीना मेरा अच्छा जाए, ठीक। तो उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए, उपाय को से आप क्या समझते हैं? उपाय से ये नहीं है कि कोई चीजें हमारी टल जाएंगी, कोई चीजें हमारी कट जाएंगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ उपाय या जो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझते हैं या जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप समझते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। जैसे कि आप रात अंधेरा, कहीं किसी अंधेरे में फंस गए, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, तो उसमें अगर आपको कोई टॉर्च दे दे तो क्या करेंगे आप? धीरे धीरे रास्ता पार कर जाएंगे टॉर्च की वजह से। लेकिन कोई भी ज्योतिषी हो या कोई भी ब्रह्मांड पे कोई ऐसा आदमी हो जो कि उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, यानी रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम आपको टॉर्च, कोई भी आपको ऐसा ज्ञान रूपी अगर आपको कोई टॉर्च दे दे रहा है, रोशनी दे रहा है, जिससे कि आप देखते देखते किनारे किनारे निकल जाएं, तो अंधेरा तो नहीं हटा सके, रात को नहीं हटा सके, लेकिन उस टॉर्च की रोशनी से हम अपना रास्ता पार कर गए धीरे धीरे। तो बस यही एस्ट्रोलॉजी है। जैसा कि मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी लाइक अम्ब्रेला, जैसे एक छाता है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को एज ए छाता समझें, जैसे कि बारिश होने वाली है, अगर मैंने आपको बताया कि आज बारिश होगी 4 बजे, आप अलर्ट रहिएगा, तो आप क्या करें? मैंने आपको एक छाता दिया कि छाता लेके जाइएगा, नहीं तो आप भीग जाएंगे, 4 बजे बारिश हो। तो भाई 4 बजे जब बारिश हुई, भाई 4 बजे बारिश हुई, मौसम विभाग ने भी बताया, सबने बताया कि 4 बजे बारिश होनी है। तो बारिश हुई जब, तो क्या किया? बारिश तो कोई नहीं रोक पाया ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पूरी दुनिया का कोई चीज कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश से बचाने वाला यंत्र यानी कि अम्ब्रेला हमारे पास अगर है, तो उस बारिश से हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो यही है एस्ट्रोलॉजी। तो जब अगर हमें चीजें पता होंगी, जैसे मैंने अभी बताया कि पति पत्नी के बीच में सूर्य जब ऊपर से देखेंगे, यानी कि मेष राशि से जब सप्तम भाव को देखेंगे, तो आप में थोड़ी सी गुस्सा लाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, थोड़ा गर्माहट आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो आप क्या होगा, जब आपको पता होगी ये चीजें कि हाँ ये लड़ाई हो सकती हैं, तो ये सूर्यदेव करा रहे हैं, तो आप क्या होंगे? थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, अलर्ट को करेंगे, मैंने बताया है। तो क्या होगा भाई, कोई भी किसी भी लड़ाई का सोल्यूशन क्या है? चुप हो जाओ, निकल जाइए आप अपने रास्ते। तो आप ये जब आपको पता होगा तो आप पार कर जाएंगे। तो बस यही एस्ट्रोलॉजी है। तो उपाय की बात कर रहा था मैं। तो उपाय की अगर बात करूं तो उपाय में देखिए, आपके स्वामी है मंगल देव, अभी द्वादश भाव में बैठे। तो द्वादश भाव में बैठना अच्छा नहीं है,
इसीलिए मैंने बताया कि द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उनको आपको उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि वो प्रसन्न हो, खुश रहें, आपको बुरा फल ना दें। वैसे लग्नेश हैं आपके, फिर भी वो राहु के साथ में है। राहु के साथ राहु और मंगल अंगारक दोष बना के बैठे हैं। अंगारक दोष का मतलब समझ रहे हैं? गुस्सा, भयानक गुस्सा, गुस्से में अपना काम बिगाड़ लेना, मतलब बहुत चीजें ऐसी होंगी। तो इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा और लिखा पढ़ी का काम जो भी करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसमें बहुत सावधानी रखिएगा क्योंकि पेपर वर्क में गड़बड़ी होगी 10 मई के बाद। और वाणी पर आप कंट्रोल रखिएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना भूल गया कि जैसे शुक्रदेव 19 मई को शायद जा रहे हैं, 19 मई को जैसे पहुंचेंगे द्वादश दूसरे भाव में, तो वो आ गया अर्थ त्रिकोण। तो मैंने हर वीडियो में बताता हूं कि शुक्र जैसे अर्थ त्रिकोण में जाएंगे, 19 को ही जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप में थोड़ा सा आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाएंगी। यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स जितना ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहिएगा और अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। तो इसी के साथ अब मैं उपाय की बात करूं तो मंगल महाराज का, यानी कि आप मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन मंदिर जाइए और वहां पर भगवान हनुमान जी को हलवे का भोग लगाइए और उसमें 5 तरह के, यानी कि मेवा, पंच मेवा होता है ना, तो 5 तरह का उनको हलवे का में 5 तरह के मेवा मिला के उनको भोग लगाइए और 2 बार, कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करें और उनकी आरती उतारें और वहां से दान दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को चले आए। तो ये इससे आपके अंदर जो भी बीमारियों या जो भी द्वादश भाव में जाने का फल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो भगवान की कृपा अवश्य होगी जिससे कि हमारा जीवन, आप सभी का जीवन, हम सभी का जीवन भगवान की कृपा से अच्छा चलता रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में वृषभ राशि को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।